Good morning, children. Today we are to deal some short notes. First short note is for agenda. जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गवर्नमेंट हम लोगों की आती है तो उनके इलेक्शन के समय लोग पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या है। अलग अलग पार्टी के सबके एजेंडा होते हैं। तो एजेंडा का मतलब होता है कि उनकी प्लानिंग क्या है। एजेंडा आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग किस प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का अपना एजेंडा होता है। जैसे आपका कॉलेज है, उनका भी अपना एजेंडा है। एजेंडा का मतलब कि अच्छी एजुकेशन हो, फैसिलिटी अच्छी हो, सेटिस्फैक्शन हो, ये हर प्रकार की चीज़ एजेंडा में आती है। डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने है, आप जैसे लिखा हुआ डेफिनेशन देख सकते हैं। एजेंडा के लिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटीज़ in the order in which they are to be taken up. Clear? Beginning with the call to order and ending with adjournment. उनकी जो प्लानिंग है उसके साथ उसकी शुरुआत होती है। सेकेंड, it usually includes one or more specific item of business to be acted upon. एक्ट अपॉन क्या होता है कि कुछ आइटम है जिसके अनुसार, एक्ट अपॉन का मतलब होता है अनुसार काम करना। प्रीपोजिशन है, एक्ट अपॉन फ्रेज में काम आता है। इट मे आल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक टाइम फॉर वन और मोर एक्टिविटीज़। एक से अधिक एक्टिविटीज़ के लिए भी इंक्लूड हो सकता है। एजेंडा में आल्सो बी कॉल्ड डॉकेट, शेड्यूल, कैलेंडर। ठीक, जैसे पहले हमने बताया उसी तरह से यहाँ बात है। ये शेड्यूल भी हो सकता है, कैलेंडर भी हो सकता है, किस हिसाब से उनको काम करना है। इट में आल्सो कंटेन लिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ बिजनेस, और इसमें बिजनेस का ऑर्डर भी हो सकता है, एजेंडा जिस पर हमें हमारी कंपनीज काम करती हैं। द एजेंडा इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मीटिंग प्रायर मीन्स पहले, ऑफ द मीटिंग से पहले जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एजेंडा दे दिया जाता है। सो दैट दे विल बी अवेयर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड, जिससे वो जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होना है उससे अवेयर हों, जागरूक हो सकें। एंड आर एबल टू प्रिपेयर फॉर मीटिंग अकॉर्डिंगली, और मीटिंग के लिए उसी हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। एजेंडा में टेक different forms depending on the specific purpose, specific means special, of the group, and may include any number of item। किसी भी ग्रुप से वह बात कर सकते हों, अपने पर्पज़ को बताएं, उद्देश्य को बताएं। एजेंडा इन सारी चीज़ों के लिए आता है। बच्चों ये 2 नंबर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए, और हम आपको टेस्ट भी जल्दी ही कराने वाले हैं, और उसमें भी इसे पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे तैयार करें। क्वेश्चन 3.19, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। वैसे तो यही स्पेलिंग मिनट की भी है, लेकिन यहाँ मिनट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइन्यूट है। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग मीन्स स्पेशलिटी ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की जो ख़ास चीज़ें हैं, विशेष हैं, स्पेशल है, उसे कहते हैं माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। तो इन शॉर्ट नोट्स इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन योर बोर्ड पेपर, यू कैन राइट in very simple way what are the items that may be included in the minutes of meeting. First one is, minutes of meeting are official recording of the proceeding of meeting and decision taken, right? ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है मीटिंग का,
जो कुछ भी वहाँ प्रोसीड हो रहा है उसके लिए, और जो डिसीजन लिए गए हैं उनकी ये रिकॉर्डिंग है, इसे माइनट्स कहते हैं। पॉइंट्स नंबर 2, माइनट्स ऑफ मीटिंग डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग का जो इवेंट है उसको यह डिस्क्राइब करता है। एंड मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, a statement of the issue considered by the participants, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा जो इशू कंसीडर किया गया है उसकी लिस्ट हो सकती है, अटेंडेंस की लिस्ट हो सकती है, एंड रिलेटेड रिस्पॉन्सेस और डिसीजन फॉर द इशू, और जो रिस्पॉन्स या डिसीजन है उनकी लिस्ट हो सकती है। सो टू राइट इफ़ेक्टिव मीटिंग माइन्यूट्स विच शुड इंक्लूड, क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमें मीटिंग को माइन्यूट्स करना है। फर्स्ट, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, एजेंडा आइटम, कैलेंडर, एक्शन और टास्क, टास्क मीन्स जो काम है, जो एक्शन है, वर्क है, उसके बारे में। मेन पॉइंट्स, खास खास बातें। डिसीजन मेड बाय पार्टिसिपेंट्स, इसके बारे में लिख सकते हैं। रिकॉर्ड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको। फ्यूचर डिसीजन, इसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। देर आफ्टर बच्चों हम कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं इसी समय। वह ग्रामर का पोर्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें हमने ग्रामर में आपको ढेर सारी बातें बता चुकी हैं, और जो लोग बीटेक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सभी लोग 12th क्लास पास होके आ चुके हैं, सबको मैंने चर्चा किया है। सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सिंपल सेंटेंस, वैसे सेंटेंस की डेफिनेशन आई डोंट थिंक टू टेल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। एनीवे, जो लोग मज़े कर रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। ये तो हमको पता है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, किसी का किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, कोई भी बातचीत हमसे नहीं होती है, सब आराम से बैठे हो। 100 नंबर का पेपर है, बोर्ड का एग्ज़ाम होना ही होना है, और आपको पता ही होगा कि अभी आपके सेशनल भी शुरू हो रहे हैं, और हो सकता है कि अगर समय लगा तो मैं आपसे टेस्ट भी लूँगा। सिंपल सेंटेंस आर मेड अप ऑफ सिंगल क्लॉज कंटेनिंग सिंपल आर वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। पहले ही मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, जैनत आज वेंट टू स्कूल। आप जानते इसमें सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है, ये वर्ब को बताता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वह कैसा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो वह ट्रांसिटिव, बिना ऑब्जेक्ट का है तो वो इनट्रांसिटिव होता है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंसेस हो सकते हैं और उनके कंजंक्शंस होते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर इस समय एक पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि बट लिखा हुआ, तो सेंटेंस को यह यूज कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं ये बताते हैं कि इस तरह के कौन कौन से यह सेंटेंस हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनकी बातचीत होती है। कंपाउंड सेंटेंस में डिपेंडिंग भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉजेस, क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि ग्रामर आप 12th क्लास में सिंथेसिस पढ़ चुके हैं, और उसी सिंथेसिस में ही ये सारी बातें आई हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल के साथ दूसरा देखिए, नीचे दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स भी इसी तरह का सेंटेंस है, डिपेंड करता है कि उनके कंजंक्शंस किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें देखते हैं।
डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्या होता है, पहले तो जानिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट विदाउट मीनिंग। फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इट डिपेंड्स the rest of the sentence. It means to complete its meaning, it needs some more words that fulfill its meaning. Second portion इसमें लिखा है, if the dependent clause introduces the independent clause, it must be set off by comma for balance. अब comma के लिए जैसे एग्जाम्पल लिखा है, while Christopher washed the dog, Janet went school। अब while से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन जब while पहले ही लग गया है तो बीच में उसके जगह पर, जैसे हम when से सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके बाद then की जगह पर कॉमा लगाते हैं। क्लास में आपको हम पहले बता चुके हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का मिक्सचर हो। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर द सेंटेंसेस दैट कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन एडिशन टू द डिपेंडेंट क्लॉज। जिस तरह से कंपाउंड में एक डिपेंडेंट, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट, और जब दोनों एक साथ होंगे तो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक स्टडिंग, यद्यप मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। राइट, अब ये क्या हो गया, डिपेंडिंग क्लॉज हो गया। अभी अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। ऑल्दो हम लोग पहले यूज कर लिए इस सेंटेंस में, इसलिए उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। आई नीड टू पास द टेस्ट, एंड से कंबाइन हो रहा है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऑल्दो लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एंड आई नीड टू गेट एन ए इन द क्लास, ए मीन्स ए रैंक। राइट, तो कंप्लीट सेंटेंस ये तो हो गया। उसके बाद इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। कंप्लीट सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट मस्ट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। इसमें कुछ बताने की आपको ज़रूरत तो है नहीं, अगर आवश्यकता हो तो बताओ, कोई ज़रूरत नहीं, आप बताएंगे तो है ही नहीं, क्योंकि आपको फ़ोन करना नहीं है, आपको कुछ बताना नहीं है, और हमें लगता है कि सब लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लिए हैं, अब उन्हें बोर्ड ही में जाकर बैठना है। तो बच्चों, जब आप टेस्ट दोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तो होना ही है, पेपर तो कोई रोक नहीं सकता है, पेपर तो होएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेज एंड क्लॉज इन सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रेज को बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डोंट हैव एनी प्रॉपर मीनिंग, दिस इज द फ्रेज। काइंड्स ऑफ फ्रेज, जैसे लिखा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। क्लियर। इट इज आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब वह फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह से सेंटेंस में काम करता हो, एडजेक्टिव फ्रेज है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट वर्क एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव जैसे एक वर्ड होता है, वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह से नहीं, जो एडजेक्टिव की तरह से ही काम करता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, द मजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजेक्टिव। अब जो काइंड है वह एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रहा है। नीचे सेंटेंस है,
द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। अब जो काइंड है उसको काइंडली नेचर एक वर्ड और लगा दिया गया, वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह से लिखा है द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, पक्के मकान में रहता था। अब इस स्टोन का जो एडजेक्टिव है उसका नाम देखिए क्या कर दिया गया कि वह ऐसे मकान में रहता था जो पक्के से बना हुआ था। द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है, डेफिनेशन एडवर्ब की बता रहा हूँ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता हो। अब हमें उसको फ्रेज में यूज करना है, तो कैसे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, बहुत सिंपल है याद करना कि वर्क डज द वर्क ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल देखो बच्चों दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। राम रैन क्विकली, द क्विकली जो वर्ड है किक में, किक एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई ऐड हो जाता है तो वह एडवर्ब बन जाता है। अब इसे हमें एडवर्ब फ्रेज करके कंप्लीट करना है। तो जो क्विकली लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम राम रैन विद ग्रेट स्पीड, अब यहाँ रन की बात हो रही है तो ग्रेट लगा दिया हुआ, उसका स्पीड भी हो गया और विद भी लग गया, तो इसके साथ में यह एक फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज, सारी डेफिनेशन एक जैसी है, दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल, द बॉय वेंट वांट समथिंग, ये नाउन है, वांट समथिंग, समथिंग यहाँ पर नाउन की बात आ रही है। द बॉय वांट्स टू गो होम, ये नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह से क्लाजेस, क्लाज की बात हो रही है। क्लाजेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट, क्लाजेज ग्रुप का एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है। दैट टेल्स रीडर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो यह कंफर्म करता है कि यह सेंटेंस किस बात के लिए लिखा गया है। एंड अ वर्ब दैट टेल्स रीडर्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, और यह भी कंफर्म होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। नंबर 2, क्लाजेस कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग टाइप्स, 3 तरह के क्लाज होते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा है, एक इंडिपेंडेंट क्लाज, दूसरा डिपेंडेंट क्लाज और रिलेटिव क्लाज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लाज होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, अर्थात उसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी क्लाज पर या किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत उसे नहीं होती। डिपेंडेंट क्लाज ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लाज होता है, कुछ मीनिंग उसकी होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वह अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एन इंडिपेंडेंट क्लाज आल्सो कॉल्ड मेन क्लाज इज अ क्लास दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, वही बात हो रही जो मैंने आपको बताया। रिलेटिव क्लाजेस, ये एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, जैसे अभी हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों क्लास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास अभी इसके पहले एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी में कंप्लीट करनी है। बच्चों जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप फोनिकली ज़रूर बताइए और पढ़ना शुरू करिए, अभी भी समय है। मुझे पता है कि कोई पढ़ और नहीं रहा है, सब लोग इसी तरह से केवल एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस ऐसा ही काम चल जाएगा। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। थैंक यू बच्चों।